तो चलो बच्चों, आज हम एक अपना रिवीजन लेकर आए हैं। रिवीजन फॉर जनवरी 25। और रिवीजन में आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स में बिजनेस प्रोफेशन। बिजनेस प्रोफेशन में आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज की, और सम किस पैटर्न पे आ सकता है ये बात करेंगे हम। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्जाम के पहले आप देख के जाए, अच्छा रहेगा। अब देखिए, एग्जाम में बिजनेस प्रोविजन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और या सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो सेक्शन 32 नंबर का है, जिसको कहते हैं डेप्रीसिएशन। बच्चों, डेप्रीसिएशन में कुछ बातें याद रखना, मैं आपको बता देता हूं। एक बात तो आप कंफर्म मान के चलिए, डेप्रीसिएशन आना तय है। डेप्रीसिएशन में डेप्रीसिएशन लगाएंगे कब से? पुट टू यूज डेट से लगाएंगे। यदि एग्जाम पेपर में आपको पुट टू यूज डेट नहीं दी रहती है, तो परचेज डेट को ही पुट टू यूज डेट मानेंगे। पुट टू यूज डेट जो रहेगी उसमें दो भाग होते हैं। 180 डेज से ज्यादा हुआ तो आप फुल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और 180 डेज से कम हुआ तो हाफ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। लेकिन यदि डॉट 180 डेज हुआ तो एज पर आईसीएआई मॉड्यूल आप इसमें पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अगली बात हम समझे, यदि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसने न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है, न्यू प्लांट एंड मशीनरी, इन दैट केस आपको अलग से एडिशनल डेप्रिसिएशन बिसाइड्स ओरिजिनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। यानी जो ओरिजिनल 15% मिलता है उसके अलावा 20% और दिया जाएगा। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, यदि आप 115 बीएससी ऑप्ट करते हैं, या एग्जाम पेपर में लिखा रहता है टैक्स पेयर फॉलो और ऑप्ट 115 बीएससी, देन यू विल नॉट गेट एडिशनल डेप्रिसिएशन। आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। आगे बात करें, अगली बात यह है कि यदि आप कोई पावर जनरेशन कंपनी है, पावर जनरेशन कंपनी में आपकी ब्लॉक ऑफ असेट पूरी एम्प्टी हो चुकी है, खाली हो चुकी है, क्योंकि आपने पूरी असेट बेच दी है, और यदि सेल ज्यादा है आपकी डब्ल्यूडीवी से, क्योंकि आपने पूरी सेल कर दिया, मान लीजिए सेल है 10 लाख की और डब्ल्यूडीवी 8 लाख की, तो जो 2 लाख का डिफरेंस है उसे आप बैलेंसिंग चार्ज कहेंगे। और बैलेंसिंग चार्ज टैक्सेबल होगा सेक्शन नंबर 41 डीम्ड इनकम में। लेकिन उल्टा हो जाए कि आपने सारी असेट नहीं बेची, डब्ल्यूडीवी ज्यादा है सेल से, तो फिर इन दैट केस मान लीजिए ये 10 लाख है, ये 8 लाख है, तो 2 लाख को आप बैलेंसिंग नहीं बोलकर टर्मिनल डेप्रिसिएशन बोलेंगे। ठीक है। अगली बात जो जानने लायक है वो इंपॉर्टेंट है। यदि किसी कंपनी का अमालगमेशन, मर्जर, डीमर्जर या कंसोलिडेशन या कन्वर्जन हो जाता है, तो मान लीजिए कि यदि आपकी कोई कन्वर्जन या अमालगमेशन होता है 1 सितंबर 2022 से, तो भैया आप क्या करेंगे? सुनिए, पहले आप डेप्रिसिएशन निकाल लीजिएगा, और डेप्रिसिएशन के दो पार्ट करिएगा। 1 अप्रैल से 2 सितंबर, पहले क्या आएगा? अगस्त, 31 अगस्त तक आप पुरानी कंपनी को डेप्रिसिएशन डिस्ट्रीब्यूट करिएगा, और 1 सितंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक न्यू कंपनी को डेप्रिसिएशन अलॉट मिलेगा। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखिए। अगली चीज हम समझें, यदि आप एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों में, आप दोनों बिजनेस करते हैं, एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर, और एक कॉमनली मशीन यूज कर रहे हैं, यानी एक कॉमन मशीन यूज कर रहे हैं, एक ही मशीन एग्री और नॉन एग्री दोनों में यूज हो रही है, तो मुन्ना डेप्रिसिएशन डिवाइड मत करना, जो टोटल डेप्रिसिएशन आएगा उसको नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस, या ये बोल लीजिए नॉन एग्रीकल्चर इनकम में से माइनस करना है। ठीक है। अगली बात, यदि आप कोई बिल्डिंग अभी तक अपने घर के तौर पर यूज कर रहे थे, और अब आपने उस बिल्डिंग को अपना प्रोफेशनल बिल्डिंग बना लिया है, यानी आप उस पर प्रोफेशनली कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, यानी बिल्डिंग रेसिडेंशियल कन्वर्ट टू बिजनेस, इन दैट केस आपको जो डेप्रिसिएशन मिलेगा वो क्लेम करने तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपको डेप्रिसिएशन लगाना है रेट्रोस्पेक्टिव डेट यानी बैक डेट से लगाना है। क्लेम करने आपको तब मिलेगा
जिस साल आपने बिजनेस में कन्वर्ट किया है। लेकिन भाई साहब ये ध्यान रखिएगा, डेप्रिसिएशन आपको बैक डेट से ही लगाना है, लेकिन वो बैक डेट के डेप्रिसिएशन जब तक आप घर के तौर पर यूज कर रहे थे वो आपको क्लेम करने नहीं मिलेगा। अगली बात समझें, ये केस सिर्फ बिल्डिंग के ऊपर एप्लीकेबल होता है और ये किसी पे एप्लीकेबल नहीं होता। यानी सितंबर 2024 में जो पहला क्वेश्चन जीटीआई का आया था उसमें बिजनेस प्रोफेशन में कार के बारे में दिया था कि कार कुछ 2019 में परचेस की गई है फॉर पर्सनल पर्पस एंड आफ्टर सम 3 इयर्स कार कन्वर्ट टू कमर्शियल यूज। कभी भी 2019 से जो रेसिडेंशियल पर्सनल पर्पस के लिए यूज हुई है उधर से डेप्रिसिएशन मत लगाना भाई। आप डेप्रिसिएशन सीधे 2022 से लगाना, जिस साल या जिस ईयर कन्वर्ट हुई कमर्शियल में, और वही जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो आपको क्लेम करने मिलेगा। मजेदार बात यह है कि डेप्रिसिएशन यहां पर कॉस्ट में ही क्लेम करना है, यानी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए कन्वर्जन की डेट की फेयर मार्केट वैल्यू देगा या मार्केट वैल्यू देगा, बॉस मत लेना आपको कन्वर्जन की डेट पे कॉस्ट ही है जो आज से 3 साल पहले थी, और वही कॉस्ट पे आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। इस बार के एग्जाम में क्वेश्चन है। अच्छी बात यह है कि अपने बुक से ये क्वेश्चन था। चलिए अब हम बात करें, अगला जो सेक्शन है 32 के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 35, साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च में यदि हम बात करें तो साइंटिफिक रिसर्च की आपको डोनेशन जितनी आप देते हो आईआईटी, आईआईएम या कोई अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी या अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, यदि आप उसमें डोनेशन देते हैं थ्रू एन अकाउंट पे चेक, तो मुन्ना ध्यान रखना आपको जितना डोनेशन आपने दिया है उतनी की रिडक्शन आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने 10 lakhs का डोनेशन दिया है थ्रू एन अकाउंट पे चेक टू ऑल दिस यूनिवर्सिटीज और अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट, देन यू विल गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 35। बॉस लेकिन ये ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है कि डिडक्शन किसको मिलेगी। डिडक्शन अवेलेबल टू ईच एंड एवरी पर्सन, इट मींस वेदर ही इज इंडिविजुअल और एचयूएफ और कंपनी है या एओपी है, बीओआई है, कोई भी है, सो उनको डेप्रिसिएशन साइंटिफिक रिसर्च का डिडक्शन मिल जाएगा जितना भी उन्होंने डोनेशन दिया है। यदि ऐसा बोला गया कि कंपनी खुद ओन रिसर्च कर रही है, तो मुन्ना एक बात ध्यान रखना, ओन रिसर्च में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता है, वो भी 100%। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिडक्शन जो मिलेगा वो सैलरी का मिलेगा और रॉ मटेरियल का मिलेगा। सैलरी जो टेक्नीशियन को पेड हुई है, सैलरी जो असिस्टेंट सपोर्टिंग स्टाफ है उनको जो पेड हुई है, जो स्टाफ साइंटिफिक रिसर्च में सपोर्ट कर रहा है, और टेक्नीशियंस और ये सबको मिलेगी सैलरी, उसका डिडक्शन मिल जाएगा और रॉ मटेरियल का मिल जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिडक्शन लैंड का नहीं मिलेगा, बाकी सब चीजों का यानी बाकी जितनी एसेट्स है उसका मिल जाएगा और 100% मिलेगा। मुन्ना एक बात ध्यान रखना, यदि आपने साइंटिफिक रिसर्च में डिडक्शन क्लेम कर लिया 100%, then you will not get deduction under section 32. It means आपको डेप्रिसिएशन में डिडक्शन नहीं मिलेगा। यानी ईदर वाली बात है, या तो आप क्लेम करें 35 में या तो आप क्लेम करें 32 में। सो आप कहीं ना कहीं 35 में क्लेम करते हैं तो यू विल नॉट गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 32, एंड इफ यू विल claiming under deduction under section 32, then you will not get deduction under section 35. ईदर है बात। बस ये ध्यान रखना, साइंटिफिक रिसर्च में यदि आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं सेक्शन 35 के तहत, तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी है, टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी है, असेट्स को 8 इयर्स के पहले बेचना नहीं है। ये सारी कंडीशंस यदि आप फुलफिल करते हैं, देन यू विल गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 35। कितना? 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें कुछ बातें हम करते हैं, सेक्शन 37। सेक्शन 37 में क्या चीजें डिसअलाउड होती है? एडवर्टीजमेंट फॉर पॉलिटिकल पार्टी, यदि पॉलिटिकल पार्टी के लिए आप एडवर्टीजमेंट करते हैं तो ये डिसअलाउड होगा। अगली बात, बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है सीएसआर, क्योंकि कंपनी लॉ में सीएसआर को एक बड़ा अलग ही महत्व दिया गया है। सीएसआर निकालने के लिए बोला गया सब कंपनियों को, लेकिन यहां पर यानी इनकम टैक्स की बात करें तो सीएसआर यहां पर डिसअलाउड होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है। फिर जो सीक्रेट कमीशन हम देते हैं, वो सीक्रेट कमीशन यदि हमने दिया और उसका डिडक्शन क्लेम किया तो भैया नहीं मिलेगा डिडक्शन। सीक्रेट कमीशन का डिडक्शन नहीं मिलता, वो डिसअलाउड होता है। यदि आपने बैंक से लोन लिया टू पे और इनकम टैक्स, देन यू विल नॉट गेट डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू पे इनकम टैक्स।
यानी इनकम टैक्स पे करने के लिए आपने लोन लिया है तो उसका भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। और इफ यदि आपके एग्जाम पेपर में ऐसा लिखा है कि ऑलरेडी डिडक्शन ले लिया है तो ये डिस अलाउड हो जाएगा। यानी कुल मिला के ये जो आइटम्स मैंने लिखे हैं ये सारे आइटम्स डिस अलाउड होते हैं। हम यहाँ पर बहुत जल्दी क्विक रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सो भाई लोग इसको सिर्फ एक क्विक रिवीजन के हिसाब से देखना, और ये वही देख सकता है जो ऑलरेडी जिसने पढ़ा हो, और बट ऑब्वियसली बात है तुमने पढ़ा ही होगा। अगली बात करें, अगली बात जो समझने लायक है कि यदि आपने लेट रिटर्न फाइलिंग की है और उस पे आपको लेट फीस लग गई है, तो लेट फीस कई जगह डिसअलाउड की गई है और कई जगह इसका डिडक्शन लिया गया है। बट अभी फिलहाल का जो रिवीजन टेस्ट पेपर आया है उसमें लेट फीस की रिटर्न फाइलिंग को डिसअलाउड किया गया है। तो भाई इसको भी फिर आप डिसअलाउड कर रहे हैं। लेट फीस मैं किसकी बात कर रहा हूं? सेक्शन 234F की बात कर रहा हूं। ये भी डिसअलाउड होएगा यदि ये ऑलरेडी रिडक्शन इसका ले चुका है, यानी ऑलरेडी पी एंड एल में डेबिट साइड में लिखा है तो आप इसको डिसअलाउड करिएगा। यानी इन शॉर्ट यदि पी एंड एल के सारे कुछ डेबिट साइड में लिखा है देन आप इसे डिसअलाउड करिएगा। एक मिनट रुक जाइए। चलिए अब हम आगे बात करें। अगली बात क्या करेंगे? अगली बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगली बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपके लिए एक सेक्शन है 44AE, प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग। तो प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग में क्या है? प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज में ऐसा है कि ये सेक्शन आप पे एप्लीकेबल तभी होगी जब आपका ग्रॉस टर्नओवर लेस देन 2 करोड़ या इक्वल टू 2 करोड़ होगा इन लास्ट ईयर, बोले तो इन प्रीवियस ईयर। लेकिन एक अमेंडमेंट है, इस अमेंडमेंट में ये लिखा है कि यदि आपको इस सेक्शन एप्लीकेबल करना है तो आपका लास्ट ईयर ग्रॉस टर्नओवर विल बी इक्वल टू और लेस देन 3 करोड़। बट उसकी कंडीशन है कि आपका कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट 5% ही होना चाहिए अग्रीगेट मिलाकर, यानी अग्रीगेट कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट 5% ही होना चाहिए, तो जाके आप पे टर्नओवर जो लगेगा वो 3 करोड़ से कम या 3 करोड़ लगेगा। यदि उससे ऊपर है तो फिर 2 करोड़ का टर्नओवर एप्लीकेबल हो गया। यदि ये सेक्शन आपके ऊपर लग जाता है, या ये बोलिए ये सेक्शन आप यदि ऑप्ट कर लेते हैं, तो इसमें ट्रक के बारे में दिया गया। 2 प्रकार की ट्रक होती है, एक होती है हेवी, एक होती है लाइट। हेवी गुड्स व्हीकल की बात करें तो हेवी गुड्स व्हीकल तब बोलेंगे जब 12,000 किलो से ज्यादा का वेट हो, यानी आपकी गाड़ी का अनलेडन वेट 12,000 किलो से ज्यादा हो, देन आपकी गाड़ी हेवी में आएगी। और 12,000 किलो से कम हो अनलेडन वेट तो फिर वो लाइट में आएगी, और इक्वल टू 12,000 हो तो भी वो कहीं ना कहीं लाइट में आएगी। अब यदि हेवी की बात करें, हेवी गुड्स व्हीकल होता है तो इसमें आपको जो प्रिजम्पटिव इनकम मिलेगा 1,000 पर मंथ मिलेगा, सॉरी पर टन मिलेगा, सॉरी 1,000 per ton, multiply number of ton, multiply number of vehicles, multiply number of, एक मिनट रुक जाइए। हेवी गुड्स व्हीकल में 1,000 पर टन रहेगा, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टन रहेगा, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ व्हीकल्स रहेगा, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मंथ्स रहेगा। इसको मैं समझा देता हूं आपको। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 13,000 किलो, दैट इज इक्वल टू 13 टन। यदि आपको दिया है 14,000 किलो, दैट इज इक्वल टू 14 टन। यदि आपको दिया है 15,696 किलो, देन आप इसको 16 टन लेंगे, यानी 15,500 या उससे ऊपर चले जाता है तो फिर आप उसे 16 टन की लेंगे, यानी 1 टन बढ़ा देंगे, यानी अप्रॉक्स 16 टन लेंगे। सेम ऐसे ही 17,800 होता है तो आप 18 टन लेंगे। नंबर ऑफ व्हीकल्स में आपकी टोटल व्हीकल्स हेवी और लाइट मिलाकर 10 होनी चाहिए, ये भी याद रखिएगा, तभी जाके ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। यानी सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी के लिए आपको 2 चीज देखना है, एक तो टर्नओवर और एक तो गाड़ी आपकी 10 या उससे कम होनी चाहिए। अगली बात करें नंबर ऑफ मंथ्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल ही मुझसे एक बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप किया था, उसको एक डाउट था, मैं आपको समझा देता हूं। यदि मंथ का बिगिनिंग हो
या मंथ का एंड हो या मंथ का मिड हो, यदि मंथ का बिगिनिंग हो, मिड हो या एंड हो, कभी भी आपने गाड़ी खरीदी या बेची हो, बिगिनिंग में, मिड में, एंड में, कभी भी आपने गाड़ी खरीदी या बेची हो, आपको पूरा मंथ काउंट करना है। यानी सेल किया हो, परचेस, दैट डजंट मैटर, यू हैव टू काउंट फुल मंथ। कल ही एक बच्चे ने मुझसे जो डाउट पूछा था, मैं आपको बता देता हूं। 1 मई को उसने शायद गाड़ी बेच दी थी, तो वहां पर 2 मंथ्स लिखा था, बट ऑब्वियस सी बात है अप्रैल और मई, जैसा कि मैंने बोला, महीने की पहली तारीख को भी आपने बेचा हो तो भी उसको 2 महीना काउंट करेंगे, और महीने की पहली तारीख को भी खरीदा हो तो भी उसको 2 महीने ही काउंट करेंगे। चलिए ये ध्यान रखिएगा। और लाइट गुड्स व्हीकल का फॉर्मूला ये रहेगा ₹7,500, लेकिन ये पर टन नहीं रहेगा, ये पर मंथ है। मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मंथ्स और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ व्हीकल्स। यानी मैं फिर बोल देता हूं, दोनों व्हीकल्स को मिलाकर, यानी हेवी और लाइट को मिलाकर 10 गाड़ी से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 10 या उससे कम होनी चाहिए। 10 से ज्यादा हो गई तो सेक्शन आप पे अट्रैक्ट नहीं करेगा, या आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इस सेक्शन के तहत यदि आप ये सेक्शन ऑप्ट कर लेते हैं, यदि आप ये सेक्शन एप्लीकेबल आपके ऊपर हो जाता है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन करना है, टैक्स ऑडिट नहीं करवानी है। आपको डिडक्शन 30 से लेके 38 में नहीं मिलेगा, लेकिन 80C से 80U में डिडक्शन आपको मिल जाएगा, और एडवांस टैक्स की सेक्शन भी आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेगी। तो बच्चा लोग ये सेक्शन बहुत अच्छी तरह देख के जाना। अगला सेक्शन है सेक्शन नंबर 44AD, जिसे हम बोलेंगे वापस से प्रिजम्पटिव इनकम। लेकिन ये प्रिजम्पटिव इनकम फॉर बिजनेस है, और ये प्रिजम्पटिव इनकम में आपको एक बात बता दूं, ये प्रिजम्पटिव इनकम में ये सेक्शन सारे बिजनेस पे एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट प्लाइंग हायरिंग लीजिंग। प्लाइंग हायरिंग लीजिंग पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। फिर ये एजेंसी बिजनेस पे एप्लीकेबल नहीं है, यानी, और या ये बोल लीजिए जिसका टैक्स ऑडिट हो रहा है उस पे भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। प्रिजम्पटिव इनकम 44AD यदि आपके ऊपर लगता है तो 3 बातों का ध्यान रखें, ये सारे बिजनेस पे एप्लीकेबल है एक्सेप्ट प्लाइंग हायरिंग लीजिंग, एजेंसी एक्सेप्ट, एंड बुक्स अकाउंट जो मेंटेन कर रहा है उसके ऊपर भी नहीं लगेगी। इस सेक्शन के तहत वापस से आपका टर्नओवर फिर से 2 करोड़ से कम या उससे इक्वल होना चाहिए लास्ट ईयर में, और यदि अमेंडमेंट देखें तो 3 करोड़ या उससे कम होना चाहिए। 3 करोड़ के लिए कंडीशन फिर से वही लगेगी, कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट 5% अग्रीगेट होना चाहिए। आगे बात करें, यदि सेक्शन आपके ऊपर लग जाता है तो डिजिटल इनकम आपकी 6% मानी जाएगी और नॉन डिजिटल 8 मानी जाएगी। एक बात का ध्यान रखें, एग्जाम पेपर में यदि आपको डिजिटल नॉन डिजिटल के बारे में नहीं लिखा है, यानी मोड ऑफ पेमेंट नहीं लिखा है कि टर्नओवर यानी जो सेल है वो किस तरह आपको आई है, मतलब अकाउंट पे चेक से आई, आरटीजीएस से आई, कैश में आई, कैसे कुछ भी नहीं लिखा है, तो फिर आप इसको नॉन डिजिटल ही मानेंगे और 8% लगाएंगे। यानी कुल मिला के हम देखें तो डिजिटल में 6 है और नॉन डिजिटल में 8% रहेगी। चलिए आगे बात करें, यदि ये सेक्शन आप ऑप्ट कर लेते हैं तो ये सेक्शन ऑप्ट करने पर फिर से वही सेक्शन 30 से 38 में डिडक्शन नहीं मिलेगी। आगे बात करें, एडवांस टैक्स का सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अगली बात करें, 80C से 80U में डिडक्शन आपको मिल जाएगी, लेकिन 30 से 38 में नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। बुक्स अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बात करें, अगली हम बात करते हैं हमारे सम की। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज आपको बता दिए, या पढ़ के जाना। कुछ और भी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिधर आप ध्यान दे सकते हैं या ध्यान देना चाहिए आपको। एक आप इसके अलावा सेक्शन 36 थोड़ा सा अच्छी तरह देखे जाना, जो जनरल डिडक्शन की सेक्शन है उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, जैसे फैमिली प्लानिंग। बच्चा फैमिली प्लानिंग में बहुत गलत करके आता है। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर सिर्फ कंपनी को मिलती है, सिर्फ कंपनी को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की 100% मिलेगी और कैपिटल एक्सपेंडिचर की 1/5 मिलेगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात आप ये ध्यान रखें कि इसमें एक सेक्शन है, मतलब सेक्शन 36 में एक पॉइंट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की डिडक्शन खाली बैंकिंग कंपनीज को मिलेगी, अदर देन बैंकिंग कंपनीज को नहीं मिलेगी। अलग बैंकिंग कंपनीज में एनबीएफसी भी आ जाएगा। बैंकिंग कंपनी को कितनी मिलेगी? बैंकिंग कंपनी को इतनी मिलेगी कि यदि कोई बैंकिंग कंपनी शेड्यूल बैंक है तो फिर उसे कहीं ना कहीं 8.5% मिलेगी ऑफ जीटीआई का मतलब लोन्स एंड एडवांस है। यदि कोई आरआरबी बैंक है तो उसको 10% मिलेगी, और यदि कोई फॉरेन बैंक है तो उसके 5% मिलेगी। तो प्लीज दोस्तों ये सब बातें अच्छी तरह देख के जाइएगा। कुछ और एक एरियाज हैं जहां पे एग्जामिनर परेशान करता है इसी सेक्शन 36 में, वो काफी बार आपको एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन दे देता है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन दे देगा और या तो लिख देगा ड्यू, यदि ड्यू लिखता है तो नो डिडक्शन अलाउड, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। या ये लिखता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन पेड, पेड ले लीजिए डेट 17 अप्रैल 2024। अब मान लीजिए आपको 31 मार्च 2024 का P&L दिया हुआ है और आपको पेड की डेट दी हुई है 17 अप्रैल 2024। तो बच्चा लोग एक बात ध्यान रखना, यदि ये कंपनी है, यदि आप किसी कंपनी का
बिजनेस प्रोविजन कर रहे हैं, तो इन दैट केस 31 अक्टूबर इज द लास्ट डेट, यानी कहने का मतलब है 31 अक्टूबर या उसके पहले पेमेंट हो जाना चाहिए, 31 अक्टूबर या उसके पहले पेमेंट हो जाना चाहिए, 31 अक्टूबर के पहले या 31 अक्टूबर पेमेंट हो गया तो डिडक्शन इस साल मिलेगी, 31 अक्टूबर के बाद हुआ तो डिडक्शन आपको अगले साल मिलेगी। मतलब मिलेगी तो सही, बस खाली ध्यान देने वाली बात यह है कि पेमेंट कब हुआ है। यदि पेमेंट 31 अक्टूबर के बाद होता है तो इस साल ये डिसअलाउड हो जाएगा, और 31 अक्टूबर तक या उसके पहले पेमेंट होता है तो इस साल को डिडक्शन मिल जाएगी। यदि आपको एग्जामिनर गुमराह करता है दूसरे भी चीज को लेकर, जैसे रेंट, सैलरी एंड अदर थिंग, जो अदर एक्सपेंसेस होता है, इसका भी यही सारे पॉइंट्स हैं। 31 अक्टूबर तक पेमेंट हो जाना चाहिए, 31 तक पेमेंट हो गया तो वेल एंड गुड, डिडक्शन आपको इस साल मिल जाएगी, नहीं तो अगले साल। तो कंपनीज के केस में आप 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर डेट याद करके जाइएगा, ठीक है। जनरली जो देखा गया है क्वेश्चन में पूछा गया है, सेक्शन 32 पूछा गया है, 35 पूछा गया है, 36 पूछा गया है, फिर इसके बाद 44AE और 44AD। अब मैं आपको क्वेश्चंस के पैटर्न बता देता हूं। इस बार के जो रिवीजन टेस्ट पेपर में क्वेश्चन है वो किस तरीके से आया है, क्या है, थोड़ा हम इसको समझ लेते हैं। आइए देखिए, इस बार का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पैटर्न पे गया है, हर बार की तरह नहीं है। हर बार जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अधिकतर 11 अटेम्प्ट में रिसिप्ट एंड पेमेंट पूछा गया है, लेकिन इस बार आरटीपी में कुछ ऐसा अलग तरीके से दिया है। चलिए इसको देखते हैं क्या है। रमेश नाम का एक बंदा है, ऑथराइज होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर है फर्टिलाइजर का एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। एनालिसिस ऑफ हिज ट्रेडिंग एंड P&L फॉर द प्रीवियस ईयर रिवील द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नेट प्रॉफिट आपको दिया है, ये सारी इनकम आप जो देख रहे हैं ये ऑलरेडी क्रेडिटेड है। आपको यदि मालूम हो तो मैंने आपको बोला था कि यदि आपको इस टाइप का सम आ जाए तो फिर आप रॉन्गली क्रेडिटेड इनकम को हटा देंगे। बस आपको यही दिखना है कि रॉन्गली क्रेडिटेड इनकम क्या है। अब आप मुझसे पूछेंगे सर ये रॉन्गली क्रेडिटेड क्या होती है? रॉन्गली क्रेडिटेड का मतलब होता है जो दूसरे हेड की इनकम बिजनेस प्रोविजन में कवर्ड हो चुकी है, सैलरी, अदर सोर्स, कैपिटल गेन और हाउस प्रॉपर्टी। तो ये चार हेड्स की इनकम, यानी इन शॉर्ट बिजनेस प्रोविजन की इनकम को छोड़कर बाकी चार हेड्स की इनकम आपको यहाँ पे नहीं लेनी है। यदि आपको ये दे दी जाती है तो आप यहां से इसको हटा देंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इस इनकम पे टैक्स ही लगेगा। इस इनकम पे जब आप जीटीआई का फॉर्मेट करेंगे, जीटीआई निकालेंगे, तब आपको अलग से कैलकुलेशन करना है, लेकिन बिजनेस प्रोविजन के टाइम पर ये इनकम यहां पर नहीं आएगी। जैसे रेंट रिसिप्ट है, इसके बारे में तो हम इंफॉर्मेशन नीचे पढ़ लेंगे। इनकम टैक्स रिफंड, मुन्ना इनकम टैक्स रिफंड तो कहीं पे भी टैक्सेबल नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड टैक्सेबल होता है अदर सोर्स में, ध्यान रखिएगा वापस से। इनकम टैक्स रिफंड कहीं पे भी नहीं आता, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड टैक्सेबल होता है अदर सोर्स में। तो भाई साहब एक बात ध्यान रखिएगा, ये जब इनकम टैक्स रिफंड दिया जाए और लिखा है क्रेडिटेड इन P&L तो आप इसे माइनस कर दीजिए। अगली बात, इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला 2.5 लाख का, तो भैया इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला 2.5 लाख का, ग्रॉस लिखा है, तो आप 2.5 लाख रुपए का डिविडेंड माइनस कर दीजिएगा। अब आप पूछेंगे क्यों सर, मैं बोलूंगा अदर सोर्स में आएगा, ये यहां पे कवर नहीं होगा। मैं आपको एक बात और समझाता हूं। यदि मान लीजिए आपको ऐसा लिखा है डिविडेंड, ऐसा लिखा है और लिखा है नेट ऑफ TDS और बाहर लिखा है 3000, बच्चा इसमें बहुत कंफ्यूज होता है। अब बच्चा क्या कंफ्यूज होता है, बच्चों को ऐसा लगता है नेट दिया ग्रॉस कर दो, नेट दिया ग्रॉस कर दो। नहीं करना है, आपका जितना अमाउंट क्रेडिटेड है उतना ही अमाउंट ही माइनस होगा, जितना अमाउंट क्रेडिटेड है उतना ही अमाउंट माइनस होगा। आगे बढ़ते हैं। रेट्स एंड टैक्सेस है डेबिटेड टू P&L इंक्लूड ₹1000 पेड टुवर्ड्स रिटर्न लेट फाइलिंग ऑफ हिज इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर। अब आप सुनिए, रेट्स एंड टैक्सेस में जो P&L में ऑलरेडी डेबिटेड हो चुका है, यानी रेट्स एंड टैक्स P&L के डेबिट साइड में कुछ इस तरीके से लिखा होगा, ऐसा इधर, यानी इधर लिखा है, इसका मतलब ऑलरेडी माइनस है, और ऑलरेडी माइनस है तभी जाके क्या आया है, नेट प्रॉफिट आया है। क्या बोलते हैं आप? तो नेट प्रॉफिट आया मतलब नेट प्रॉफिट जब निकाला गया होगा तो रेट्स एंड टैक्सेस माइनस कर दिया गया होगा। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, इसमें एक पॉइंट शामिल है, 1000 रुपए का लेट फाइलिंग। तो मुन्ना ये 1000 रुपए के लेट फाइलिंग को आप डिसअलाउड करिएगा, यानी जब आप वापस से रिवाइज नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो 1000 रुपए का नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। अगला लिखा है सैलरी P&L में डेबिटेड है, यानी ये यहां पर सैलरी यहां पे लिखी होगी, और इसमें 35,000 का अमाउंट है जो कि कैश पेमेंट हुआ है सिंगल डे में। ऐसे भी हम सिंगल डे ही देखते हैं कैश में, लेकिन उसकी लिमिट 10,000 की है। तो भाई दो लिमिटें हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक तो लिमिट वो ट्रांसपोर्टर वाली है कैश की 35,000 की, जो कि यहाँ पे तो देखना नहीं, यहाँ पे 10,000 की लिमिट देखनी है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पेमेंट एक्सेस हो गया कैश में 10,000 से ऊपर, तो ये पूरा अमाउंट डिसअलाउड
हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी डेबिट हो चुका है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। मैंने बच्चों को टेस्ट में दिया था, जो हमारे मे अटेम्प्ट के बच्चे हैं उनको मैंने टेस्ट में दिया था। क्या लिखा है पढ़िए, इंटरेस्ट 1,20,000 का पेड ऑन लोन ऑफ ₹10 लाख, यानी एनबीएफसी से 10 लाख रुपए का लोन लिया और उस 10 लाख के लोन पर 1,20,000 का ब्याज बैठा। आगे लिखा है उसमें से 2 लाख का लोन पर्सनल यूज के लिए यूज हो गया और बैलेंस लोन बिजनेस पर्पस के लिए यूज हुआ। बट ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस पर्पस के लिए जो लोन लिया गया है उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा, लेकिन लिखा है नो टीडीएस वॉज डिडक्टेड वाइल पेइंग इंटरेस्ट लो। यदि आप टीडीएस नहीं डिडक्ट करते हैं तो 30% का डिसलाउंस है। इंटरेस्ट पीएनएल में कितना डेबिट है, 1,20,000। आइए इसको देखते हैं। इसमें दो काम करने हैं। 1,20,000 का जो इंटरेस्ट है वो 10 लाख के लिए है, तो 2 लाख के लिए कितना। अब आप बोलेंगे सर 2 लाख क्यों, 2 लाख पर्सनल पर्पस के लिए लोन लिया गया है, तो हम एक काम करेंगे, इसका जो ब्याज है 1,20,000 डिवाइड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई 2 लाख, तो ये 24,000 का इंटरेस्ट, 24,000 का ब्याज आप डिस अलाउड कर देंगे। आप मुझसे पूछेंगे सर आपने ऐसा क्यों किया, तो मैं बोलूंगा आपको कि भाई साहब ये पर्सनल पर्पस के लिए लिया गया, पर्सनल पर्पस के लिए लिया गया इंटरेस्ट जो है, सॉरी लोन जो है वो डिसअलाउड ही होगा। और रहा सवाल 1,20,000 में से 24,000 का जो ब्याज है जो कि डिसअलाउड हो चुका है, जो पर्सनल पर्पस के लिए, उसको हम हटा देंगे यहां से। आइए हम इसको हटा देते हैं, बचेगा आपका 96। अब ये 96,000 का इंटरेस्ट बिजनेस पर्पस के लिए, लेकिन मुन्ना ऐसा हुआ है कि आपने जब इंटरेस्ट पेड किया तो आपने टीडीएस नहीं काटा, काटिए टीडीएस। यदि आप नहीं टीडीएस काटते तो 30% का डिसअलाउंस होगा, तो चलिए हम इसमें 30% का डिसअलाउंस कर देते हैं, तो 28,800 रुपया का डिसअलाउंस हो जाएगा। यानी क्योंकि ये पीएनएल में ऑलरेडी डेबिटेड है तो 28,800 रुपया और डिसअलाउड करेंगे 24,000 के अलावा। म्यूनिसिपल टैक्स से 10,000 पेड हुआ है बिल्डिंग के लिए, डेबिटेड टू पीएनएल। अब इसके बारे में देखते, नीचे कुछ लिखा हो तो करेंगे। तो देखिए अभी तक हमने जो 6 पॉइंट किए वो 6 पॉइंट डेबिटेड और क्रेडिटेड था, मतलब ऑलरेडी पीएनएल जो नेट प्रॉफिट निकाल के दिया ऑलरेडी उसमें एडजस्टेड था, कुछ आइटम ऐड था कुछ आइटम लेस था, तो हमने उसको एडजस्ट कर दिया। लेकिन अब जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन है, और ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए मेरी बातों को, एडिशनल इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट हुआ नहीं होता है, वो अपन को करना होता है। तो अपन अब करेंगे, अपन ने किया नहीं है या पहले से हुआ नहीं, अपन करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक 40,000 से कम दिखा है, यदि आप क्लोजिंग स्टॉक 40,000 से कम दिखाएं तो बट ऑब्वियसली बात है आप क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाएंगे। यदि क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो अकाउंट्स में लॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो हम इसको ऐड कर देंगे 40,000 नेट प्रॉफिट में। अब ये देखिए बच्चों को कैसे घुमाया गया है, इनकम टैक्स रिफंड में 2,000 का इंटरेस्ट शामिल है। अब यदि मैं बच्चों के हिसाब से देखूं तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा जब नीचे पड़ेगा तो बच्चा खाली 2,000 के इंटरेस्ट को डिसअलाउड करेगा, बच्चा 2,000 के इंटरेस्ट को डिसअलाउड करेगा, या ये बोल लीजिए बच्चा 2,000 के इंटरेस्ट को रॉन्गली क्रेडिट करेगा, सॉरी डिसअलाउड वर्ड मैंने गलत ले लिया, सॉरी बाय मिस्टेक, बच्चा 2,000 के इंटरेस्ट को ही खाली माइनस करेगा रॉन्गली क्रेडिटेड के नाम से। अब ये इनकम टैक्स रिफंड में 2,000 का इंटरेस्ट इंक्लूड है, अब बच्चे को लगेगा सिर्फ 2,000 रुपया इंटरेस्ट हटा दो, इंक्लूड को हटा दो, नहीं। मैंने जब टेस्ट लिया था तभी बच्चों ने ये मिस्टेक की थी, नहीं करना है ऐसा, आप पूरा 15,000 हटाएंगे। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, मैं फिर आपको बोलता हूं, जैसे कि यहां पे बाइफरकेट कर दिया है कि 15,000 में 2,000 का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पोर्शन अदर सोर्स में जाएगा, और 13,000 का जो इनकम टैक्स प्योरली है बोले तो रिफंड है, वो कहीं पे भी नहीं जाएगा। यानी इनकम टैक्स रिफंड टैक्सेबल नहीं होता है, टैक्सेबल इज व्हाट, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। तो प्लीज 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 नोट डाउन कर लीजिएगा, इनकम टैक्स रिफंड तो आएगा ही नहीं, यानी इनकम टैक्स रिफंड पे टैक्स नहीं लगता है, तो इसीलिए पूरा 15,000 हटेगा, जिसमें 2,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड बोलकर अदर सोर्स में जाएगा। आगे लिखा है 45,000 का पेड हुआ, वो भी चेक से हुआ है ड्यूरिंग द ईयर टुवर्ड्स अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवरिंग हिमसेल्फ हिज स्पाउस। अब जैसे कि मैंने बोला इसका ट्रीटमेंट करना है, इसका ट्रीटमेंट 80D में करेंगे। मेडिक्लेम नाम का एक अपना सेक्शन है, और आपको ये मालूम हो नॉन सीनियर सिटीजन को 25,000 की डिडक्शन मिलती है,
तो हम इसको बाद में करेंगे। एडवांस टैक्स 15 लाख का पेड हुआ है, इसका कुछ करना ही नहीं है, नो ट्रीटमेंट, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया मतलब इसका ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं है, तो हम ना लेस करेंगे ना ऐड करेंगे, ना डिडक्शन मिलेगी ना डिसलड होगा। आप ये देखिए, बिल्डिंग का आधा पोर्शन बिजनेस के लिए और रिमेनिंग पोर्शन लेट आउट के लिए रेसिडेंशियल। अब इसका कनेक्शन इससे है, इसका कनेक्शन डायरेक्टली इससे है। जो बिल्डिंग का आधा पोर्शन है बिजनेस के लिए, यदि हम देखें तो इनकम टैक्स वाले हमें खाली बिजनेस पोर्शन के लिए डिडक्शन क्लेम करने देंगे, रेसिडेंशियल के लिए नहीं। तो मुन्ना, आपने जो डेबिट किया है म्युनिसिपल टैक्स 10,000 पूरा, उसमें से आधा अमाउंट 5,000 आप डिसअलाउड कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी लेस हो चुका था, तो अब आप ऐड कर दीजिए डिसअलाउड। समझ गए आप बात? आइए, ये वाला पोर्शन स्टैम्प ड्यूटी बोले तो, फेयर मार्केट वैल्यू बोले तो कैपिटल गेन का है, फिलहाल बिजनेस प्रोविजन में तो इसका कोई ट्रीटमेंट होगा नहीं। और यहां पर टर्नओवर आपको 3 करोड़ का दिया है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है? अब देखिए, 3 करोड़ का टर्नओवर यदि लास्ट में टर्नओवर आपको दिया रहे, हमेशा ध्यान रखना, मतलब सेक्शन नंबर 44 एडी इंडिकेट कर रहा है। बस खाली फिर अपन को देखना है कि 44 एडी लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन जब भी नीचे टर्नओवर दिया रहा है, मेरी बातों को नोट डाउन कर लीजिए, आपको कहीं ना कहीं 44 एडी का इंप्लीकेशन आया है। अब आइए, जो जो हमने बातें की हैं, देखते हैं इंस्टीट्यूट ने उसी बातों पे अमल किया है कि नहीं। ये देखिए, ये इन्होंने नेट प्रॉफिट लिया इतना जितना दिया था, 1,000 की रिटर्न फाइलिंग लेट फीस ऐड कर दी है 234F के तहत, डिसअलाउड है। हमने 35,000 का कैश डिसअलाउड किया था, वो कर दिया। 24,000 का मैंने आपको बताया था डिसअलाउड हो गया। 28,800 का ये बताया था डिसअलाउड हो गया। 5,000 का म्युनिसिपल टैक्स बताया था, ये डिसअलाउड हो गया। क्लोजिंग स्टॉक बोला था 40,000 अलग से ऐड करेंगे, वो हो गया। और रेंट रिसीव मैंने आपको बोला था हटा दीजिए। इनकम टैक्स देखिए पूरा हटाया है, और 2.5 लाख का डिविडेंड। तो ये आपकी इनकम आई है, दैट इनकम इज नोन एज नेट प्रॉफिट, रिवाइज नेट प्रॉफिट और बिजनेस इनकम। तो भाई साहब प्लीज आप इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। ये आपका आरटीपी जनवरी 25 का है, इस बार इस पैटर्न पे दिया है, मतलब आने की संभावना बनती है इस टाइप के क्वेश्चन की। तो एक ये वैरायटी है, तो ये वैरायटी आप देख के जाइएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको टर्नओवर का बता दूं, इन्होंने यदि किया हो तो। चलिए, इन्होंने तो कुछ लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टर्नओवर आपका कहीं ना कहीं 3 करोड़ है, मतलब 2 करोड़ से ज्यादा है। यदि 2 करोड़ से कम रहता या 2 करोड़ के बराबर रहता, तो फिर इन दैट केस सेक्शन 44 एडी अट्रैक्ट करता। और 44 एडी यदि अट्रैक्ट करता, तो फिर आप डिजिटल नॉन डिजिटल लेके चलते 6 और 8%, और फिर उसको नेट प्रॉफिट से कंपेयर करते, फिर दोनों में से जो लोअर होता वो आपका आंसर होता। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा इस टाइप के पैटर्न का। अब आपको एक बार मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट भी बता देता हूं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट का टाइप का क्वेश्चन कैसे आएगा, वैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, लेकिन एक बार और कर लेते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट जो 11 अटेम्प्ट से आया है, जो 11 अटेम्प्ट से बच्चों को परेशान किया है, तो वो क्वेश्चन किस टाइप का है, क्या है, क्योंकि लास्ट मिनट रिवीजन है, एलएमआर है, लास्ट मिनट रिवीजन है। आप ये सब देख के जाइएगा, बहुत बेनिफिट रहेगा आपको ये सब, ठीक है। हम अपना ये देख लेते हैं लास्ट मिनट रिवीजन में कि रिसिप्ट एंड पेमेंट का क्वेश्चन किस टाइप का आता है और क्या करना होता है। ये देखिए, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट का क्वेश्चन है, ये हमारी बुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। अब मिस्टर सुनील एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने प्राइवेट कोचिंग भी चालू करी है या चला रहा है। तो ये जो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये अदर सोर्स में आएगा, क्योंकि उसकी रेगुलर इनकम प्रैक्टिसिंग सीए से है, यानी फॉर्म चालू से है, यानी फॉर्म चला रहे तो प्रैक्टिसिंग है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में बहुत सिंपल सा लॉजिक लगता है कि रिसिप्ट में वही चीज लेनी है जो ओनली रिलेट टू बिजनेस एंड प्रोफेशन हो, और पेमेंट में से वही चीज माइनस करनी है जो ओनली रिलेट टू बिजनेस एंड प्रोफेशन। बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड का कोई काम नहीं होता रिसिप्ट एंड पेमेंट में, तो आप इसको इग्नोर करिएगा। नीचे जो बैलेंस कैरेट डाउन दिया हुआ है, इसको भी इग्नोर करिएगा। अब इधर आइए, ऑडिट फीस आपकी प्रैक्टिसिंग सीए की मेन फीस होती है, तो ये पीजीबीपी में जाएगा, यानी पीजीबीपी की इनकम है। अब आप नीचे आइए, रिसिप्ट, अगला देखिए, इनकम फ्रॉम अदर प्रोफेशनल वर्क। भाई एक चार्टेड है, अदर प्रोफेशनल वर्क बहुत सारे करता है, टीडीएस का काम करता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का काम करता है, डिफरेंट और भी ऑडिट्स करता है, तो ये भी उसकी मेन इनकम में आएगी, ये भी पीजीबीपी में ही जाएगा।
कोचिंग फीस ये मत लीजिएगा, ये अदर सोर्स में। अब आप बोलेंगे या मुझसे पूछेंगे कि सर क्या इसको माइनस करना है? नहीं करना बॉस, नहीं करना, क्योंकि मैंने क्या बोला, रिसिप्ट में खाली वही चीज आएगी जो ऐड कर, मतलब जो बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड है। तो बिजनेस प्रोफेशन से जो रिलेटेड है वो हमने देख लिया, 2 लाख ऊपर ऑडिट की फीस और ये 1 लाख, 3 लाख आएगी। तो जब आपको अभी जो हमने क्वेश्चन किया नेट प्रॉफिट वाला, जस्ट इसके पहले यदि वैसा टाइप का क्वेश्चन दिया रहा है उस नेट प्रॉफिट में ऑलरेडी क्रेडिटेड होता है तो आप बाहर निकालेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन इसमें ऑलरेडी क्रेडिटेड नहीं है, यहाँ पे वही आइटम लेना है जो आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये कोचिंग फीस आप अदर सोर्स में लीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी अदर सोर्स में आएगा, एग्जामिनर फीस भी अदर सोर्स में आएगा और रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी एचपी में आएगा। अब आप इधर आइए, ऑफिस एक्सपेंस आपका पेमेंट है, लीगल एक्सपेंसेस है, इसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, डिडक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यानी आपकी इनकम 2 लाख और 1 लाख है, 3 लाख की इनकम में से ऑफिस खर्चा आप 18,000 माइनस कर सकते हैं। म्युनिसिपल टैक्स ऑन प्रॉपर्टी है, तो हम यही मान के चल रहे हैं कि ये जो रेंट आया है ये इससे संबंधित है, तो ये घर की म्युनिसिपल टैक्स है, तो इसकी डिडक्शन आपको नहीं क्लेम करने मिलेगी। कोचिंग एक्सपेंसेस का खर्चा ये अदर सोर्स के साथ माइनस होगा तो यहां पर आएगा। पर्सनल तो ऑब्वियस सी बात है, आएगा ही नहीं, इसको लेना ही नहीं है। मेंबरशिप फीस, यदि आप एक चार्टर्ड है और आपके पास यदि मेंबरशिप फीस यदि आप पे नहीं करते तो आपकी मेंबरशिप जा सकती है और फिर आप ऑडिट नहीं कर सकते। सो ये एक बहुत कंपलसरी आइटम्स है, कंपलसरी एक्सपेंसेस है, इसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी, यानी आप 500 रुपए माइनस करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन 80C में मिलेगी, तो यहां पे इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो यहां पे इसका कुछ नहीं करेंगे, 80C में करेंगे। इनकम टैक्स नहीं माइनस होगा। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, असेट और लायबिलिटीज कभी नहीं आती है, असेट और लायबिलिटीज कभी नहीं आएगी, असेट और लायबिलिटीज कभी नहीं आएगी, यानी असेट और लायबिलिटी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो मोटर कार आपने खरीदी है, इस पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, यानी 180 का नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ इस पे आने वाला डेप्रिसिएशन बट ऑब्वियसली बात आएगा 15% से। मोटर कार एक्सपेंसेस का डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, आइए पढ़ लेते हैं। लिखा ये 20% कार एक्सपेंसेस का ही प्रोफेशन में यूज हुआ है, तो आप खाली 20% ही माइनस करेंगे और नहीं माइनस करेंगे, यानी 20% मेरे हिसाब से 2040 होता है, तो खाली वही माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन के बारे में लिखा गया है, मोटर कार पे लगने वाला डेप्रिसिएशन 27,000 है, इफ यदि होली यूज प्रोफेशन है, यानी पूरा पूरा प्रोफेशन में यूज होता है कार, तो आप 27,000 का डिडक्शन लेंगे। तो मैं बोलता हूं वही कहां है, ये तो खाली 20% ही हुआ है, तो खाली डेप्रिसिएशन 5,400 रुपए का डिडक्शन मिलेगा डेप्रिसिएशन का। और इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी रेंट से कनेक्टेड है, तो इसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, तो ये भी आप मत लीजिएगा। चलिए, ये मैंने बता दिया, ये मैंने बता दिया। नीचे आप सबसे पहले देखिए, उसने कैश बेसिस पे अकाउंट मेंटेन किया, नहीं जब पैसा आएगा तभी रिकॉर्ड करना है, जब पैसा जाएगा तभी रिकॉर्ड करना है, ड्यू बेसिस वाला कुछ नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग फीस 2000 की 31 मार्च 24 को, whereas 500 रिसीवेबल फ्रॉम मीता इज कंसिडर्ड बैड, रिसीवेबल फ्रॉम मीता लिखा हुआ है और ऐसे भी आउटस्टैंडिंग हम कंसिडर करते नहीं है, तो आप इस पॉइंट को पूरा इग्नोर करिएगा। आउटस्टैंडिंग फीस 2020-21 की 10,000 है, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर व्हिच इज इंक्लूडेड इन ऑल फीस। हमने क्या बोला अभी कैश रिसिप्ट होगा तो आएगा, कैश पेमेंट होगा तो आएगा। तो देखिए आउटस्टैंडिंग फीस 10,000, मतलब आउटस्टैंडिंग फीस जितनी भी थी उसमें से 10,000 रुपए मिल चुका है, और वो किसमें इंक्लूड है, ऑडिट। तो ऑडिट फीस तो हमने ऑलरेडी ले ली है 10,000, सॉरी ऑलरेडी ऑडिट फीस 2 लाख ले ली है, तो 2 लाख में ही 10,000 इंक्लूडेड है, तो आप दोबारा से मत ऐड करिएगा क्योंकि ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मेरी बात फिर से समझ लीजिए, रिसिप्ट ही आएगा, पेमेंट ही आएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस 2,000 रुपए का जो पेमेंट हुआ है वो प्रीवियस ईयर में हुआ है 21-22 में, और वो इंक्लूड है इधर, तो इंक्लूड है 2000 का किधर, अपना 18,000 में। अच्छा आपको एक बात बता देता हूं, इसका ईयर आप चेंज कर लीजिए, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ईयर में, ये हो जाएगा आपका 23-24। तो 23-24 में 2000 का खर्चा हुआ था और वो ऑफिस एक्सपेंस में इंक्लूड है, पेमेंट ही है तो इंक्लूड है, तो इंक्लूड ही रहने दीजिए, और ऑलरेडी माइनस हो चुका है तो दोबारा माइनस मत करिएगा। तो ये था एक क्वेश्चन जिसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट में अपन को रिसिप्ट में वही चीज लेनी है जो बिजनेस से कनेक्टेड है, और कहीं ना कहीं पेमेंट में वही चीज लेनी है जो बिजनेस से कनेक्टेड है, दैट्स इट। एक वैरायटी आपको और बताता हूं, एक वैरायटी वैसे तो मैंने आपको बता दी है नेट प्रॉफिट की, लेकिन वो एडजस्टमेंट वाली थी, मतलब अलग से फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया था। यहां पर ये एक वैरायटी और है, ये देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 24 में
नेट प्रॉफिट 2,58,000 का दिया हुआ है। अब इसी नेट प्रॉफिट को लेकर हम कहीं पे डिसअलाउड करेंगे, कहीं डिडक्शन लेंगे कुछ। अब सुनिए, ये जो डेबिट साइड होता है, डेबिट साइड से डिसअलाउड लेना है और क्रेडिट साइड से क्या लेना है, क्रेडिट साइड से रॉन्गली क्रेडिटेड लेना है। डेबिट साइड से डिसअलाउड लेना है और क्रेडिट साइड से रॉन्गली क्रेडिटेड लेना है। डेबिट साइड से डिसअलाउड लेना है और क्रेडिट साइड से रॉन्गली क्रेडिट लेना है। रॉन्गली क्रेडिट की बात करें तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस रॉन्गली क्रेडिट नहीं होगा, मतलब ये इंक्लूड है, इंक्लूड ही रहेगा, क्योंकि ये सेक्शन नंबर 28 में कवर है। आप यदि किसी को अपना इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का लाइसेंस भेज देते हैं, उस पे होने वाला प्रॉफिट सेक्शन 28 में कवर है और टैक्सेबल है। गिफ्ट रिसिप्ट के बारे में हम नीचे पढ़ लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक आपको कुछ फिलहाल तो नहीं करना। इधर से देखें डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में देख लेते हैं, मतलब डिसअलाउड क्या होगा। डेप्रिसिएशन इफ नीचे लिखा है एज पर इनकम टैक्स, तो ये डिसअलाउड हो सकता है। इनकम टैक्स डिसअलाउड होगा, इनकम टैक्स का डिडक्शन कभी नहीं मिलता है, तो इनकम टैक्स डिसअलाउड होगा। आउटस्टैंडिंग का डिडक्शन कभी नहीं मिलता है, ये डिसअलाउड होगा। यूआर का मतलब होता है अनरिकॉग्नाइज, अनरिकॉग्नाइज का डिडक्शन कभी नहीं मिलता है, भले कितना भी डिपॉजिट हुआ, ये भी डिसअलाउड होगा। ठीक है, आइए हम नीचे थोड़ा सा देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, ऊपर जाइए, अब देखिए कुछ कहीं पे इंटरेस्ट ऑन लोन दिख रहा होगा आपको, ये रहा। अब इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में क्या लिखा है पढ़िए। इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड टू ब्रदर ऑफ श्री खोटे फॉर लोन पेमेंट ऑफ एडवांस इनकम टैक्स। मैंने अभी अभी आपको बोला था, यदि आप बैंक से लोन लेते हैं इनकम टैक्स पे करने का, या आप कहीं से भी लोन लेते हैं इनकम टैक्स पे करने का, तो ये डिसअलाउड ही होगा, इसके डिडक्शन आपको नहीं मिलती है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी आपका फिगर डिसअलाउड हो जाएगा, यानी ऐड हो जाएगा। फिर ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी है, ये आप बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिएगा, काफी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ पिछले साल या पिछले के पिछले कई सालों पहले 45,000 रुपए का बैड हुआ था, यानी 45,000 का बैड डेट हुआ था, जिसमें से हमारे असेसिंग ऑफिसर ने, इनकम टैक्स ऑफिसर ने 35,000 का डिडक्शन हमको दे दिया था। 45 में से 35,000 गया, तो मतलब 10,000 का डिडक्शन हमें नहीं मिला। इस साल क्या हुआ, मतलब पिछले साल क्या हुआ, कहीं से वो आदमी आया और या तो फिर हमने उस पर एक्शन लिया और हमारी बैड डेट रिकवरी हो गई 25,000 रुपए की। अब हम इनकम टैक्स को बोलेंगे कि भैया 25,000 मत टैक्सेबल करो, हमें जो तुमने ऑलरेडी 10,000 का डिडक्शन नहीं दिया था वो माइनस कर दो, 45 में से 35 का ही दिया था तो 10,000 का डिडक्शन और माइनस कर दो, 15,000 अमाउंट ही टैक्सेबल करो। तो भाई साहब बैड डेट रिकवरी जो है 15,000 की वो ऐड होगी, ये ध्यान रखिएगा। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अब देखिए एग्जामिनर ने कैसा घुमाया, बॉस पेड विद इन टाइम, अरे पेड विद इन टाइम हुआ हो या बियॉन्ड द टाइम हुआ, आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि यूआरपीएफ के डिडक्शन आपको नहीं मिलती है। लीगल एक्सपेंस में 2,000 रुपए का खर्चा शामिल है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का। सीए की नॉर्मल फीस होती है, सीए वाले ये रिटर्न फाइल करने का लेते हैं, लीगल है, कोई इलीगल नहीं है, तो इसको रहने दीजिए, और लीगल एक्सपेंस की ऑलरेडी डायरेक्शन मिल चुकी है। बच्चा अगला 5th नंबर में बड़ा कंफ्यूज होता है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। बोले सर कौन सा स्टॉक, ओपनिंग की क्लोजिंग, कुछ ना लिखा हो तो ये दोनों ही स्टॉक होते हैं, ओपनिंग भी क्लोजिंग भी। हम एक बार इसका अमाउंट निकाल लेते हैं, 1,20,000 10% से अंडर वैल्यूड है, मतलब 90 के बराबर है, तो 90 मल्टीप्लाई 10, तो कुछ 1 इतना अमाउंट से ओपनिंग स्टॉक बढ़ जाएगा। इसका भी निकाल लेते हैं, डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई 10, तो इसमें कुछ इतना अमाउंट आएगा 22,222। अब सुनिए, ओपनिंग स्टॉक यदि बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट कम होगा, मतलब आपको 13,333 13,333 माइनस करना है, और क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, मतलब ये आपको ऐड करना है 22,222। तो स्टॉक जब भी लिखा रहे अंडर वैल्यूड, तो प्लीज 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 आप ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों स्टॉक के बारे में बोला गया है। चलिए ये भी हो गया। अब देखिए लिखा है गिफ्ट रिसीव फ्रॉम सप्लायर, भैया सप्लायर से मिला हुआ गिफ्ट टैक्सेबल होता है अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन। यदि कोई रिलेटिव देता, नॉन रिलेटिव देता, फ्रेंड्स देता, शादी में मिलता, तो अदर सोर्स में आता, बट ये अदर सोर्स में नहीं आएगा, ये बिजनेस प्रोफेशन में आएगा, इसीलिए हमने गिफ्ट रिसीव का कुछ भी नहीं किया था, ये इंक्लूडेड ही रहेगा, माइनस मत करिएगा। अब आइए, आउटस्टैंडिंग कस्टम ड्यूटी कब पेड हुई, पढ़िए 13 दिसंबर। अभी हम देखें तो ये किसका है, ये किसका है, ये हम बना रहे हैं श्री कोटे का, कोटे का कहीं ना कहीं कोटे साहब इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का
इंडिविजुअल का रिटर्न फाइलिंग 31 जुलाई को होता है। 31 जुलाई नहीं, रिटर्न फाइलिंग के बाद यदि आपने कुछ भी पेमेंट किया है तो डिसअलाउड माना जाएगा। तो मैंने इसको ऑलरेडी डिसअलाउड कर दिया आउटस्टैंडिंग के नाम से। प्रीवियस ईयर में एक आदमी के बारे में समझा कि वो आदमी चोर निकला और उसने कैश से 5,000 रुपए चुरा लिए, लेकिन ये पढ़िए इसका कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ है तो आप इसका डिडक्शन ले लीजिएगा। सेक्शन 37 में लिखा है कि चोरी वोरी हो जाए और वो लीगल चोरी हो, लीगल मतलब लीगल ही चोरी होती है, लेकिन लीगल चोरी हो मतलब बिजनेस से संबंधित हो तो वही लेंगे। ऐसा नहीं कि घर पे चोरी हो तो वो भी ले लेंगे, बिजनेस से संबंधित हो तो वही चीज यहाँ पर आएगी, यानी 5,000 रुपए का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिखा है 50,000। कॉस्ट ऑफ ट्रिप टू सिंगापुर बाय एन एम्प्लॉय फॉर 10 डेज। आप सिंगापुर गए, आपको कहीं ना कहीं किसी ने भेजा और 10 दिन के लिए भेजा। 8 दिन तो बिजनेस ट्रिप थी, 2 दिन आपने पर्सनली उसको यूज किया। तो 50,000 में से डिवाइड बाय 10 करिएगा, मल्टीप्लाई 2 करिएगा, जो 2 दिन आप पर्सनली घूमे, 10,000 रुपया डिसअलाउड है। 10,000 रुपये डिसअलाउड है। फिर इसके बाद रेंट में एक शेड इंक्लूड है। शेड का जो खर्चा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का होता है। तो आप जाइए ऊपर रेंट में, और रेंट में जाके रेंट में जाइए और इसमें 26,000 रुपये डिसअलाउड कर दीजिए, क्योंकि रेंट में यदि शेड इंक्लूड है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन आप इस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। बिल्डिंग है तो बिल्डिंग पर 10% का डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आगे लिखा, हाउएवर सच एक्सटेंशन वाज कंप्लीटेड ऑन 1 मई 24 विद टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विस 50,000। तो भाई साहब ये कब बना है? 2024-25 में बना है। तो मुन्ना इसका डिडक्शन तो फिर अगले असेसमेंट ईयर में क्लेम करने मिलेगा, और इसको बनाने में टोटल खर्चा 50,000 हुआ है। ये भी मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हम 26,000 डिसअलाउड करेंगे 50। तो भाई साहब ये पढ़िए कितना इंक्लूड है, 26, तो 26 से डिसअलाउड करेंगे, क्यों 50 करेंगे? उसमें लिखा हालांकि इसको कंप्लीट करने में 50,000 लगा टोटल कॉस्ट, यानी 24 और लगा, और कंप्लीट कब हुई? 1 मई को, तो वो तो अगले साल हुई। तो इसका डिडक्शन 26 यानी 25-26 में डेप्रिसिएशन का मिलेगा, तो इस साल नहीं मिलेगा। तो कुछ ना करें इसका, तो कहीं ना कहीं सिर्फ 26,000 को डिसअलाउड करें रेंट के नाम से। जनरल एक्सपेंस में 1,200 रुपए का डोमेस्टिक सर्वेंट है, घर का नौकर, यहाँ ऑफिस में डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो सैलरी के नाम से डिसअलाउड कर दें 1,200 रुपया। और कंपनसेशन जो मिला है रिट्रेंचमेंट एम्प्लॉय को, तो ये लीगल होता है, आपने सैलरी चैप्टर में पढ़ा होगा। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन कंपनी के लिए आए दिन का खेल है, तो इसका डिडक्शन मिल जाएगा, और ऑलरेडी अपन ने क्लेम कर लिया है। ये देखिए जनरल एक्सपेंस में इंक्लूड है, और जनरल एक्सपेंस ऑलरेडी इंक्लूडेड मतलब माइनस है, तो आपको दोबारा नहीं करना है। तो मैं इसी टाइप की बात कर रहा था, इस टाइप की भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये जो मैंने आज आपको 3 क्वेश्चन शेयर किए, 3 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए, प्लीज आप इन्हीं पे वर्क करिए, क्योंकि इन्हीं तीनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में या इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये था लास्ट मिनट रिविजन। हम सीए इंटर में लास्ट मिनट रिविजन हर रोज लेकर आ रहे हैं, जो 1 से 1.5 घंटे का रहेगा, जिसमें बच्चों को क्विक रिवीजन मिलेगा। बच्चा खाली इसको भी देख के चला गया तो उसको काफी कुछ उसमें समझ आएगा कि क्या एग्जाम में करना है, किस तरह के एग्जाम में पेपर आता है। ये जो मैंने 3 क्वेश्चन बताए, हालांकि मेरे बुक के हैं, लेकिन यही इसी प्रकार के क्वेश्चंस भी एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। तो प्लीज इफ आपको यदि कोई डाउट होता है तो ये मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, या फिर कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा मुझे मैसेज नहीं करके कॉल भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं अपने अगले चैप्टर के साथ कल। कल फिर से 1 से 1.5 घंटे की क्लास रहेगी लास्ट मिनट रिवीजन में। तब तक के लिए बाय, टाटा।